हेलो, गुड इवनिंग, नमस्ते। आज मैं आप लोगों के साथ में 126 सीआरपीसी शेयर करना चाहती हूँ। जो भी हस्बैंड्स परेशान है, वाइफ आजकल ज्यादा स्मार्ट हो गई है या एजुकेशन है पता नहीं, कहीं ना कहीं इट्स अ वेरी बैड साइन कि 125 की प्रोसीडिंग्स चल रही है। और फिर मैडम लोग आजकल पता नहीं कौन से जमाने में चल रही है, क्या हो रहा है पता नहीं, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है कि बस ट्रैप करना है हस्बैंड्स को किसी भी वे से, बेचारे मेंटेनेंस देते रहे देते रहे। तुम भी कमा सकती हो, जब तुम पेटिशन फाइल करने के लिए ये सारा कांड कर सकती हो तो क्यों नहीं। मे बी द वुमन मस्ट बी अगेंस्ट मी, बट a man is also facing a bad time. It's not only the woman. I agree. I am not saying, मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि दूसरी वुमेन सफर नहीं कर रही है। पर देखिए 126 सीआरपीसी क्या कहता है। 126 सीआरपीसी ये कहता है कि जब 125 अगेंस्ट हो जाता है आपके खिलाफ, तो वुमेन जी वेर ही और हिज वाइफ रिसाइड्स, अब यहाँ पे जुरिस्डिक्शन की बात की गई है। लास्टली रिसाइड, मदर इज इलेजिटिमेट और लेजिटिमेट, अगर बच्चे की बात की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर एविडेंसेस की बात की गई है। ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस जब किया जाता है तो पर्सनल अटेंडेंस डिस्पेंस करने के साथ साथ में प्लीडर शैल बी रिकॉर्डेड इन द मैनर, ठीक है। समन्स केस है, छोटा केस है ये, कोई वारंट केस तो है नहीं। तो प्रोविजो क्या बोलता है कि जब मैजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता है कि कोई भी पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस करनी चाहिए, या कोई भी सर्विस अवॉइड कर रहा है, कौन सी सर्विस अवॉइड कर रहा है, समन्स की सर्विस अवॉइड कर रहा है, निग्लेक्ट कर रहा है अटेंड करने के लिए कोई, तो इस केस में एक्सपार्टी ऑर्डर हो जाता है। लेकिन आपने कोई गुड कॉज और रीजन बताया तो एक्सपार्टी ऑर्डर सेटिस्फाइड हो जाएगा विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट, यानी कि 3 महीने का टाइम दिया जाता है, 126 लगाया गया है। आप 3 महीने की तैयारी कीजिए, आ जाइए, सफिशिएंट कॉज दिखाइए, सेटिस्फाइड हो जाएगा। लेकिन देखिए ना, 125 डिस्पोज ऑफ होने के बाद में 126 की प्रोसीडिंग्स लगाना, वाइफ को एजुकेटेड होते हुए भी और कोर्ट को एजुकेटेड नहीं दिखाना, इज ऑल्सो अ क्राइम। हाँ, याद रखना ये बात, मैंने काफी सारे वीडियोस में डिस्क्लोज किया है ये बात। तो 340 परजुरी ही लग जाता है, ठीक है ना। कौन सा 340 सीआरपीसी, द कोर्ट जब 125 द कॉस्ट में बी जस्ट। अब देखो, तो मेन प्लीज डोंट वरी, नंद कुमार वर्सेस श्रीमती गायत्री जी का केस है, जिन्होंने कहा गया है कि इसमें रिवीजन पिटीशन फाइल की गई थी पार्टी ने, और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को इन्होंने जो सुना था, रिकॉल विटनेस के ऊपर था। तो देखिए ना, भले ही ये बात रिकॉल को लेकर है, पर मैं यहाँ पर आपको कुछ एक हाईलाइटेड पॉइंट बताऊंगी ये केस लॉ की पहले, तो फिर हम नेचुरल इस केस लॉ पे आ जाएंगे। देखिए, it is seriously urged that learned counsel for the revisionist, the term shall used under 126 is an ordinary significance is mandatory, and the learned magistrate was under legal obligation to record a statement of petitioner's wife and a father in the presence of petitioner husband। ठीक है, ये बात ठीक है कि उसके पूरा जो भी विटनेस वगैरह था उनको लेके उनके सामने करना था। तो लर्नेड काउंसिल, आई एम इन द व्यू 126 एक ऑर्डिनल सिग्निफिकेंस है अनलेस द ऑर्डिनरी इंटरप्रिटेशन लीड्स। अब देखो क्या होता है ना, एक्स पार्टी तो हो जाता है, तो यहाँ पर कोर्ट को क्या करना चाहिए, एक्स पार्टी ऑर्डर सेटिस्फाइड करने के बाद में देखिए स्टैचू में बंधे हुए हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, आई एम हम्बल, इन माई हम्बल ओपिनियन शाल। शाल मतलब क्या होता है मालूम है ना, कंपल्सरी। जब 126 लगाई जाती है 125 खारिज होने के बाद में, तो पर्सन ऑफर्स अ मेंटेन हिज राइट, यानी कि वो हस्बैंड बोल रहा है कि मैं तुझे मेंटेन करने के लिए तैयार हूं, पर वो रिफ्यूज कर रही है, वो मना कर रही है कि नहीं, मेरे को तेरे साथ में नहीं करना चाहेगा। Magistrate may consider any ground of refusal stated by her and make an order under this section. Such offer, if he is satisfied that just ground of is doing, just she wanted just a ground. अपने आप को बचाने के लिए ये शील्ड में लेके आई, 125 खारिज हो गया, 126 की प्रोविजन लेके आ गई। हस्बैंड बोलता है कि ठीक है आज भी मैं तेरे को अपने साथ में, फिर वो रिफ्यूज करती है, तो ये ग्राउंड कैसे है, कोर्ट को ध्यान पे रखना चाहिए। और हस्बैंड को इनडायरेक्टली एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वाइफ को जो, देखो कहीं ना कहीं ये तो जस्ट एक रिस्टोरेबल है लाइफ ऑफ कंजुगल हैप्पीनेस बाय ऑफरिंग टू मेंटेन हिज वाइफ।
Not only this, it is possible to evade a situation where the intention and relation of either parties, the husband wife may mutual concern agree to live separately. अगर म्यूचुअली वो लोग अग्री कर लेते हैं तो ठीक है, वरना अगर वाइफ सिर्फ मेंटेनेंस के लिए 125 और 126 की प्रोविजन आ रही है तो कोर्ट को भी फटकार लगानी चाहिए कि आप अगर रहने के लिए तैयार नहीं है सिर्फ मेंटेनेंस को लेकर, अगर आप अनेबल टू मेंटेन, इफ यू आर वर्किंग, then it should not be your modus operandi to come before the court and bring all this here. ठीक है. In my view, the word shall section imposes a mandatory duty upon the court to record an evidence in the presence of husband. हस्बैंड के प्रेजेंस में जो भी एविडेंसेस है वो लेने चाहिए. तो उसके बाद में शल नाउ रिकॉल बोथ द विटनेसेस. इसके बाद देखो वहां पे समझ में आ गया कोर्ट को कि भैया ऐसा नहीं हो सकता कि एक वुमेन अगर रहना नहीं चाहती है, तो उन्होंने अभी देखो रिकॉल किया, विटनेसेस को भी फिर से बुला के दिया. तो यहाँ पर क्या हो गया, तो वाइफ ने जो भी ऑब्जर्वेशन रिवीजन पर पिटिशन ही डिस्पोज ऑफ हो गई विदाउट इशूइंग नोटिस टू द अदर साइड, डिले ऑफ द डिस्पोजल. देखो, और 125 को तो अवॉइड करना चाहिए, इसे अवॉइड होना चाहिए. देखिए नेक्स्ट जजमेंट यहाँ पे क्या बोलती है कि विलफुल नेग्लिजेंस ऑफ द हस्बैंड इज अटेंडिंग द कोर्ट पासिंग एन एक्स पार्टी. अगर विलफुली हस्बैंड निग्लेक्ट कर रहा है तो कोर्ट एक्स पार्टी पार्ट कर सकती है ना, लेकिन उसमें ये देखना चाहिए कि ये डायमेंशन में कभी और किस तरीके से समन सर्विस हुए हैं, उसे मिले हैं या नहीं मिले. आई विल टेल यू वन मोर थिंग, समन्स ऑन द फादर एंड मदर इज नॉट, अगर वो उनके साथ में नहीं रहता है तो इट कैन नॉट बी द प्रॉपर सर्विस. ये याद रखना मेरी बात जो मैं आपसे कह रही हूँ. तो हस्बैंड लोग मेरे बात ध्यान से सुनिए, ठीक है. उसके बाद ये सारे केस लॉज है, हेमेंद्र नाथ चौधरी वर्सेस अर्चना चौधरी, ऐसे बहुत सारे केस लॉज है, आप यहाँ पे देखिएगा मैंने जो रेफर किए हैं एक्स पार्टी जजमेंट को लेकर है. वैसे तो देखा जाए यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें दी गई है कि अफेक्ट द पार्टी टू द प्रोसीडिंग्स ऑफ, अभी अभी देखो लिमिटेशन की भी बात आती है कि देखो आपने 125 की प्रोसीडिंग्स चलते हुए भी आपने लिमिटेशन का ध्यान नहीं रखते हुए कोर्ट को अपने तरफ लिया, ये बोल के सिंपैथी गेन किया. लेकिन कोर्ट सिंपैथी जरूर देगा आपको, लेकिन आजकल कोर्ट कहीं ना कहीं सारी एसेट एंड लायबिलिटीज क्यों फाइल किया जाता है, क्यों फाइल किया जाता है, क्यों नहीं है डायरेक्टली मेंटेनेंस को ग्रांट किया जाता है. अगर आप एसेट एंड लायबिलिटीज का ये नहीं फाइल करते हो तो दैट मींस यू आर एडमिटिंग योर लायबिलिटी, और जो आपकी मिसेस कहती है वो एडमिट हो गया. ठीक है. इसके बाद में आते हैं श्री धर्मधारी कंटेंटेड दैट द पिटीशन ought to have filed their son lives and not at the place of present respondent lives. यानी कि जहां पर he invited my attention to section 126 does contemplate the proceedings instituted by father or mother could be instituted against the son at a place where the son resides. अगर ऐसी बात है तो सन जहां रहता है वहां पर उनको इंस्टीट्यूट करनी चाहिए 126, जिसमें ये बात यहाँ पे रिलेट सुप्रीम कोर्ट का केस लॉ है विजय कुमार प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. ऐसे और भी बहुत सारे केस लॉज है जो मैं आपके साथ में डिस्कस करना चाहती हूँ, पर हस्बैंड्स डोंट गेट मायूस मत होइए, इस चीजों को समझिए. 126 पर आप एक बात रखिए कि 126 कैसे कर लिया ना बहुत बड़ी बात हो जाती है कि 125 की प्रोसीडिंग्स डिसमिस हो जाती है, अब एक स्कोप मिल जाता है 126 के अंदर. ठीक है. अगर आपको समन सर्विस प्रॉपरली नहीं होता है तो भी 126 आपको अट्रैक्ट नहीं होता है. अगर आपको पता चलता है तो आप एक्सपार्टी जजमेंट को, एक्सपार्टी चीजों को सेटिस्फाइड करवा सकते हैं. वो तो अभी देखो कहीं ना कहीं वी हैव लेट द ट्रूथ सरफेस, बट आई वुड सजेस्ट कि मेरी तो यही सजेशन होगी कि 127 126 127 128 के प्रोविजंस को आपको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए. तो ये केस लॉ आप पढ़िए मेरे साथ में. आई होप आपको मजा आया मेरे साथ में. चलिए फिर मिलते हैं. हस्बैंड के फेवर में कुछ और नई चीज लेके आऊंगी. अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा, क्या सेकेंड वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है, सेकेंड वाइफ की शादी लीगल भी हो सकती है, क्यों नहीं यार, या सेकेंड वाइफ ने क्या गुनाह किया है क्या उसके साथ में रह के, नहीं ना. चलिए बताऊंगी आपके अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो का वेट कीजिएगा. बाय बाय ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, मिलते हैं. चलिए सायोनारा, बाय बाय, ब्लेस यू ऑल अगेन.